नमस्कार। हिंदुस्तान में 2024 की जो सियासी जंग है, आम चुनाव, वो आखिरी चरण में है। लास्ट स्टेज का इलेक्शन बाकी है। प्रधानमंत्री विवेकानंद रॉक पर जाकर के ध्यानमग्न है और हिंदुस्तान की सियासत में उबाल है। वो वहाँ क्यों हैं? वो 1 तारीख के बाद जाते जब चुनाव संपन्न हो जाता, ये सवाल कांग्रेस की तरफ से उठाया जा रहा है। और देश के भीतर प्रचार थम गया है। जितने भी नेता हैं, अब वो अपनी-अपनी जगहों पर हैं। नरेंद्र मोदी के बारे में डेटा ही है कि उन्होंने 206 रैलियाँ की, रोड शोज़ किए। 107 रैलियाँ राहुल गांधी के नाम पर हैं, 108 प्रियंका गांधी के नाम पर हैं। तो इस तरीके से एक आंकड़ा भी आ गया है और उस आंकड़े में भी नरेंद्र मोदी बाकियों से बहुत आगे दिख रहे हैं। जाकर के उन्होंने जहाँ ध्यान लिया है, वो विवेकानंद से जुड़ी हुई जगह है। विवेकानंद रॉक कन्याकुमारी के पास बहुत ही खूबसूरत सी जगह है। और ये जो बवाल चल रहा है, हम चाहते हैं कि इस पर चर्चा करें। सुमित हैं, ज़बरदस्त जानकारी रखते हैं। बीजेपी की जो ज़मीनी पकड़ है, उसके जो मुद्दे हैं, मोदी सरकार के काम करने का तौर-तरीका, उसकी उपलब्धियाँ, उसके माहिर हैं। और अजय कुमार झा, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं और हिंदुस्तान की सियासत की बहुत बारीक बुनियादी समझ आप रखते हैं। ये विवेकानंद रॉक पर सुमित जाने के पीछे कोई कारण, हालाँकि वो हर चुनाव के बाद, आम चुनाव के बाद कहीं न कहीं जाते हैं, चाहे वो केदार धाम हो। अब इस बार विवेकानंद रॉक है, कारण क्या लगता है आपको? जी। सबसे पहले तो राणा जी आपने शो पे बुलाया, आपको बहुत-बहुत साधुवाद और आपके चैनल को बहुत-बहुत साधुवाद। देखिए, जब हम बात करेंगे विवेकानंद रॉक की, ये कोई नहीं, इसके परिप्रेक्ष्य में हमें सनातन धर्म के परिप्रेक्ष्य में इसको समझना पड़ेगा। यहाँ हिंद महासागर, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी मिलते हैं। तो जहाँ भी नदियों या समुद्रों का संगम होता हो, नदियों का संगम होता तो प्रयाग या और यहाँ नदियों का देवप्रयाग। तो प्रयागराज या देवप्रयाग में नदियों का संगम होता है जहाँ 3 समुद्र मिलते हैं। ये हमारे भारत का दक्षिण में लास्ट एंड है। तो यहाँ हिंदू धर्म की मान्यताएं तो आप देखें राणा जी, तो यहाँ ऐसी शक्तियों का समावेश है, ऐसी शक्तियों का ऊर्जा का संचारण होता है जो पूरे भारतवर्ष में और कहीं नहीं होता। ये केवल एक ऐसी जगह है जहाँ ये उपलब्धि है। तभी इस जगह पे ये जो है आप विवेकानंद मेमोरियल जिसे कहते हैं ये बनाया गया। और यहाँ की धारणा ये है कि माँ पार्वती ने स्वयं यहाँ तपस्या की थी। माँ कन्याकुमारी के पदचिन्ह आपको यहाँ मिलेंगे। और जो हमारे यहाँ स्वामी विवेकानंद जी थे, जिनका नाम पहले नरेंद्र था, बाद में विवेकानंद बने। जब ये महाराज रामकृष्ण परमहंस, जिन्हें बंगाली में ठाकुर जी भी कहते हैं, उनके सानिध्य में आए, तो अब रामकृष्ण जी कौन थे? ये महाकाली के परम भक्त थे। ये केवल एक व्यक्ति है जिन्होंने दावा किया है, वो उन्होंने माँ काली से साक्षात्कार किया, माँ काली की असीम अनुकंपा थी उन पे। तो उन्हें अपने गुरु यानी कि रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा था कि आप इस जगह पे जाइए और वहां साधना कीजिए। मेडिटेशन तो नहीं कहूंगा, मेडिटेशन तो एक अंग्रेजी नाम है। ये योग साधना है जो वहां जाके की जाती है। और बहुत बड़े लेवल का साधक शाक्त या एक ऐसा स्पिरिचुअली एनलाइटेंड व्यक्ति होगा जो वहां करता है। जब उन्होंने अपने गुरु से पूछा मैं वहां क्यों जाऊं साधना करने, उन्होंने कहा ये सबसे दक्षिण कोण है। यहाँ जो शक्तियों का समावेश है ये पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरे हिंदू समुदाय के लिए और पूरे विश्व की शांति के लिए और उन्नति के लिए एकदम अप्रोप्रिएट जगह है। और वहां जो साधना करना जाता है वो अपने लिए नहीं जा रहा सर, वो जा रहा है देश के लिए, समाज के लिए और विश्व की शांति के लिए। पर इस जगह की रेलेवेंस मीडिया में आ गई, इस जगह के बारे में लोगों को पता लग गया। अब देखिए मोदी जी गए थे काशी विश्वनाथ, 13 करोड़ टूरिस्ट वहां पहुंच गए। दुनिया में नंबर 1 विजिटेड प्लेस है। पहले पेरिस होती थी 4.5 लाख टूरिस्टों के साथ, 3 गुना ज्यादा है सर अब काशी विश्वनाथ। महाकालेश्वर कॉरिडोर बना, वहां देखिए क्या हो रहा है। अयोध्या जी बनी, वहां जाके क्या हो रहा है। ये जो हिंदू संस्कृति की पुनरावृत्ति हो रही है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, वो जाएंगे, मीडिया जाएगा, इंटरनेशनल कवरेज आएगा। आज हमारा युवा ये जान पा रहा राणा सर कि कन्याकुमारी क्या है, कन्याकुमारी की रेलेवेंस क्या है। ये कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी एकमात्र जगह भारत में है। वहां जाके अगर आप 45 घंटे योग मुद्रा में बैठते हैं, संतरे का जूस और नारियल के पानी पे आप जीवित है। मैं आज सवाल पूछता हूँ, हम में से, आप में से जो लाखों करोड़ों लोग ये ब्रॉडकास्ट देखेंगे, कितनों में ये क्षमता कि वो 45 घंटा इस मुद्रा में बैठ जाए और ध्यान लगा पाए। तो एक लेवल का सिद्ध होना चाहिए, एक लेवल का शाक्त होना चाहिए। शक्ति उपासना के परिप्रेक्ष्य से ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूरे भारत का समावेश करें तो 2 ही जगहें हैं जहां माना जाता है शिव और शक्ति एक साथ है। एक है माँ खीर भवानी टेम्पल
श्रीनगर में, कश्मीर में, और दूसरी है कन्याकुमारी जी। तो इनको अगर मोदी जी ने चुना है तो ये देश और हमारी संस्कृति और सभ्यता के हित में चुना है। ज्योतिष जनगणना देखे तो ऐसा आकलन किया जा रहा है, कुछ राहु के लेके महादशा है, कुछ मंगल को लेके महादशा है। तो 4 जून के बाद देश में और विश्व में ऐसी कुछ परिस्थितियां हो सकती है जिनका समाधान करना, जिनको शांत करने के लिए मुझे लगता है माननीय प्रधानमंत्री जी 45 घंटे वहां लगा रहे हैं, और विवेकानंद जी ने वहां 3 दिन और 3 रातें लगाई थी। तो ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इनका उद्देश्य क्या है। इनका उद्देश्य बहुत बड़ा है। सनातन धर्म के परिप्रेक्ष्य इनकी रेलेवेंस क्या है। जहां तक ये कांग्रेस वाले मित्र आरोप लगाते हैं जी ये ठीक नहीं है, मैं आज पूछता हूँ सर आपसे, वायनाड का चुनाव था, कर्नाटका में श्रीमान राहुल गांधी जी प्रचार कर रहे थे, बिल्कुल कर रहे थे, पूरा मीडिया कवरेज था, पूरा टीवी वालों ने आपने पूरा कवर किया, आपकी चैनल ने भी पूरा कवर किया। भाई जब वहां चुनाव था, आप पे ये रूल नहीं लगता तो आप काहे पहुंच गए इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन इसलिए पहुंचे ताकि जो भी हिंदू संस्कृति और सभ्यता का पुनर्धारण होता है, उसकी गुणगान होता है, उसकी महानता दुनिया को पता न लग जाए, इसलिए तकलीफ है। मोदी जी वहां शांत बैठे हैं जहां कोई चुनाव नहीं। पहले प्रकरण में हो गया, 10,000 किलोमीटर दूर कांग्रेस वालों को करंट लग रही है। करंट ये लग रही है भाई, ये जो रिलेवेंस है, ये जो नॉर्थ साउथ का डिवाइड क्रिएट करना चाहिए था, ये डिवाइस खत्म हो गया। आप तमिल काशी समावेश की बात करें, संगमम की बात करें, तब इनको तकलीफ। आप महाकालेश्वर की बात करें, इनको तकलीफ। आप काशी विश्वनाथ की बात करें, इनको तकलीफ। आप अयोध्या की बात करें, इनको तकलीफ। आप बाबा अमरनाथ की बात करें, इनको तकलीफ। और इनके पार्टनर कौन है? श्रीमान ये उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला। ये वही उमर अब्दुल्ला है ना सर, जिसको बोला था भाई हमें वहां टेंट लगाने दो क्योंकि कोई इतनी हाइट पे जाता बीमार हो जाए। उसने कहा नहीं, टेंट नहीं लगा पाओगे, इससे इकोनॉमी और इकोलॉजी खराब होगी। मतलब अगर टेंट लगेगा, हिंदू का टेंट लगेगा तो इकोलॉजी खराब होगी। वैसे लोग इनके पार्टनर हैं और उन्हीं का जो मानसिकता है इनके मानसिकता में घुस गई है। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इनके हमें मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग दिखता है, मैं तो कह रहा हूं मैनिफेस्टो में क्या, इनके आचरण में, इनके चरण में, इनके चित्रण में मुस्लिम लीग दिखता है। ये आपको हिंदू शब्द से जो आपको ईर्ष्या है, जो आपको जलन है, जो आपको तकलीफ है, वो आपकी फूट फूट के निकल रही है। और जब कुछ समझ नहीं आता पहुंच जाते हैं इलेक्शन कमीशन गुहार लगाने। माई बाप देखिए मोदी जी ने क्या कर दिया। अरे मोदी जी शांत बैठे, तुम्हारी कुर्सी क्यों हिल रही भाई? तुम्हें क्या तकलीफ है? सुमित 2-3 बातें कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी लगातार कहते हैं कि मैं जब से सत्ता में हूँ, विकास और विरासत यह दोनों समानांतर चलते हैं और हिंदुस्तान के उत्कर्ष का अगर आधार कुछ हो सकता है तो दोनों पहिए हो सकते हैं। तभी सुमित कह रहे हैं कि वो कन्याकुमारी हो या फिर केदारखंड हो, काशी हो या महाकाल हो, ये सब भारतीय आध्यात्मिक धार्मिक चेतना के केंद्र हैं और इन जगहों से अपने आप को हर चुनाव में जोड़ करके वो बताते हैं कि चुनाव भारतीय जनमानस का अपना निर्णय है और यह जो केंद्र हैं जहां मैं जाकर के बाद में ध्यानमग्न हो जाता हूं, वो भारतीय धार्मिक आध्यात्मिक चेतना के केंद्र हैं। तो इन दोनों का अपना अलग अलग महत्व है। अब वहां नरेंद्र मोदी के बैठ जाने के बाद देश के भीतर एक सियासी हलचल है। तो सुमित का कहना यह है कि वायनाड में अगर राहुल गांधी के लिए चुनाव हो रहा है और उसी दिन कर्नाटक में अगर चुनाव कैंपेन कर रहे हैं तो फिर वो भी एक सवालों के दायरे में आना चाहिए। नरेंद्र मोदी तो ध्यानमग्न है, बैठे हुए हैं और 40 घंटे से ज्यादा वक्त तक कोई आदमी अगर ध्यान में उस तरीके से बैठ जाए तो अपने आप में ये करिश्मा है, ये आसान काम है नहीं। अजय जी, मेरा सवाल आपसे है कि इस बार के चुनाव में नरेंद्र मोदी बनाम नरेंद्र मोदी है। कई दफा कई जगहों से मैंने ये देखा है कि लोगों की नाराजगी बीजेपी के कार्यकर्ताओं या जो उम्मीदवार है, जो पहले सांसद भी रहा है, जो मौजूदा सांसद है, उससे भी उनकी नाराजगी है। फिर भी वो कहीं जा करके ठहरते हैं कि अच्छा ठीक है, देश के बारे में फैसला करना है, तो अपने गुस्से को, खून को पी करके उन्होंने कहा कि ठीक है नरेंद्र मोदी। लेकिन विपक्ष जो है वो इस बात पर इस बार बहुत भरोसे के साथ खड़ा है कि जो चुनाव नतीजे होंगे वो इस बार के 14 और 19 इन दोनों के मुकाबले बिल्कुल उलट होंगे। ऐसा कुछ लगता है आपको? बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं तो काफ़ी मुझे मौका मिलता रहा है, काफ़ी जगहों पर मैं जाता आता रहा हूँ और लंबा एक्सपीरियंस है मेरा। और आज ही नहीं, मतलब काफ़ी समय से मैं चुनावों को कवर करता रहा हूँ, अनेक कॉन्टेक्स्ट में, रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में भी और जो अपना जो रिपोर्टाज करना है। अभी की स्थिति ये है कि नरेंद्र मोदी जी, अभी माना ये जा रहा है, लोग यही कह रहे हैं कि नैरेटिव यही बन रहा है, डिस्कोर्स में यही चल रहा है कि ये जो चुनाव है नरेंद्र मोदी वर्सेस नरेंद्र मोदी हो रहा है। ठीक है, ये बात सही है,
लेकिन जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका सिर्फ 2 ही और 3 उनके मुद्दे हैं उनके पास। उनके मुद्दे क्या हैं? उनके मुद्दे हैं बेरोज़गारी, उनके मुद्दे हैं अनएम्प्लॉयमेंट और उनका मुद्दा है कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये चेंज कर देंगे। बट मुश्किल की बात ये है कि ये तो डिबेट में हम लोग टीवी में देखते हैं, मीडिया में देखते हैं और बड़े-बड़े नेताओं के स्वरों में देखते हैं जो अपोज़िशन खेमे में बैठे हुए हैं। लेकिन जनता के बीच इस तरह की बात नहीं है, जो ज़मीनी स्तर की बात है। मैं आपसे राणा भाई यही इसी बात को शेयर करना चाहता हूँ कि जो अगर ज़मीन पर उतर कर के जो भी लोग देख रहे हैं, हमारे मीडिया जगत से भी तो लोग जाते ही हैं, उन लोगों को भी अंदरूनी चीज़ों का पता चलता ही होगा कि आम लोग इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। 2 कारण हैं। एक ये कि जो दिखता है वो बिकता है, ये तो बहुत पुरानी बात है जो माना गया है। वो दिख रहा है लोगों को। दिख रहा है कि सड़कें बन रही हैं। दिख रहा है कि हमारा स्पेस सेक्टर कहाँ से कहाँ चला गया। दिख रहा है कि हमारा स्टार्टअप्स कहाँ से कहाँ चला गया। दिख रहा है कि हमारा डिफेंस सेक्टर कहाँ से कहाँ चला गया। दिख रहा है कि हमारा टेक्नोलॉजी सेक्टर कहाँ से कहाँ चला गया। ये जो फ़ाइनेंशियल जो इंक्लूज़न हुआ है, वो लोगों के हाथों में है, गरीबों के हाथों में है। क्या कभी कोई सोच सकता? तो दुनिया के बड़े से बड़े देशों में, अमेरिका में आज लोग सोच करके हैरान हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है कि आप एक बार कोई बटन दाबिए और आपका ट्रांज़ैक्शन हो जाए। एक खुमचा वाला, एक ठेला वाला आपसे, और ये चीज़ें दिख रही हैं। जो दिख रही हैं, वो बिकेंगी और बिकने वाली हैं। इतना ही नहीं, देखिए मैं बहुत सारी बातों को और है। देखिए अगर ऐसे भी आप देखें तो आज का हमारा देश का लिटरेसी रेट आज की तारीख में अगर होता तो 84% होता। वैसे 2011 के हिसाब से जो जनगणना था उसमें 74% था। अभी अगर उसका किया जाएगा, चूँकि अब काफ़ी समय हो गया है, हुआ नहीं है, तो वो माना जा रहा है, प्रोजेक्शन ये है कि 84% होगा। और जब हमारा पहला इलेक्शन हुआ था, फर्स्ट इलेक्शन, तो उस समय में जो हमारा लिटरेसी रेट 18-20% के 20% आसपास के था। आसपास, बस 20 ये, 21%। हाँ, 20 वही था हमारा लिटरेसी रेट। अब आप देखिए, ये तो लिटरेसी रेट, और जहाँ तक विज़डम का सवाल है, विज़डम का रेट का तो कोई स्केल अभी तक बना नहीं है। वो हमारे ये देश में बहुत बड़ा है, वो तो है ही है, और उसको सपोर्ट करता है ये लिटरेसी रेट। इतने लोग लिटरेट हो गए हैं। प्लस आप लोग जो मतलब मीडिया में जो हम लोग देख रहे हैं, जो चारों तरफ म अब मेनस्ट्रीम मीडिया के सुमित, एक बड़ा बुनियादी सवाल यहाँ आ गया कि हिंदुस्तान के पहले चुनाव के दौरान अगर 20-21% लिटरेसी है और आज की तारीख में मान के चलते हैं कि 84% के आसपास है, वो फैसले जो लोग पहले करते थे उसके बहुत सारे दूसरे कारण भी होते थे कि ये मजदूर और वैसे लोग जो किसी के यहाँ काम करते हैं उनके प्रभाव में रहते थे, या महिलाओं का एक बड़ा तबका मर्दों के प्रभाव में रहता था। ये जो जकरबंदियां हैं वो टूटी हुई तो एक स्वतंत्र निर्णय लेने की स्थितियां बनी हैं। जी, जी। ये फैक्टर भी चुनाव के नतीजों को बहुत प्रभावित कर रहा है क्या? देखिए देखिए राणा जी, मैं आपको बता दूं, हमारी जो आबादी है करीब 1.4 बिलियन, हमने 1.3 बिलियन स्मार्टफोन बेच दिए सर। 1.3 बिलियन स्मार्टफोन का मतलब है उस पे व्हाट्सएप है, उस पे फेसबुक है, उस पे ट्विटर है, उस पे आपका चैनल, हमारे इंटरव्यू पता नहीं कितने लोग अभी फोन पे देख रहे होंगे, बिल्कुल, अनगिनत लोग देख रहे होंगे। बिल्कुल, कोई भी एक, आज हम एक छोटा सा क्लिप कर दें, ये शाम तक 5 करोड़ 10 करोड़ लोग देखेंगे, हमें नहीं पता, वायरल हो जाएगा। बिल्कुल, जो कांग्रेस की प्रवृत्ति और प्रकृति थी कि 10 न्यूज चैनल्स और 5 पेपरों को कंट्रोल करके नैरेटिव चलाओ, चुनाव में मुद्दे भुनाओ। क्योंकि मेरा एक इंटरव्यू था, तो मैंने वहां बोला था कि भाई देखिए, प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि अपोजिशन मुद्दा नहीं बुना पाई। मैंने कहा मुद्दे बुनाने का टाइम निकल गया भाई। अब मुझे बताइए सर, मैं छोटे कुछ आंकड़े आपके समक्ष रखूंगा, ये हमारे देश की जनता भी देख सकती है। 54 करोड़ लोगों को इंश्योरेंस मिला सर। इट इज मोर देन पॉपुलेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हाँ, बिल्कुल। अब जिसको आयुष्मान भारत की बात करें, अब 5 करोड़ लोगों को घर मिला, एक घर में 5 व्यक्ति रहते, 25 करोड़ लोगों के घर पे छत पे छत आ गई। बिल्कुल, 25 करोड़ लोगों को आपने गरीबी से निकाला, 10 से 15 करोड़ लोगों को आपने मुद्रा लोन दिए, आपने 100 करोड़ लोगों से ज्यादा को कोविड का वैक्सीन लगाया, आपने 50-40-30-40 करोड़ लोगों के जनधन खाते खोले, आपने करोड़ों किसानों के खाते में डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर दिया जी। ठीक है जी। शौचालय आपने करोड़ों में बना दिए। उज्ज्वला प्रज्वला की बात करें, हर एक में आ गई, हर एक के घर में बिजली आ गई। बिल्कुल, बिल्कुल। एलपीजी कंसेंट्रेशन जो इतने सालों में सर 48% थी मोदी जी के आने से पहले, 98% हो गई। 98%, 2% वो बचा जो कहता मुझे नहीं चाहिए। तो जब छत पे मुझे घर मिल गया, बिल्कुल, एलपीजी मिल गया, सर मुझे बिजली मिल गई, मुझे समान निधि मिल गई,
मुझे डीबीटी आया, मेरे पास ड्रोन दीदी की स्कीम आ गई, मेरे पास लखपति दीदी की स्कीम आ गई, मेरा शौचालय बना, मेरे को बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा मिला, मेरे घर में नल से जल आ गया, राइट। और मेरे को गरीबी की रेखा से निकाला, और 80 करोड़ लोगों को जो अनाज मिल रहा है वो अलग है, वो मैं वो गिनता ही अलग नहीं, वो ठीक तो है जी। अलग। और उसके अलावा मुझे दिख रहा रोड बन रही है, एयरपोर्ट बन रहा, हम सशक्त हो रहे, भारत सशक्त हो रहा। आज पाकिस्तान की औकात नहीं है मुंह खोले, चाइना हमसे डरता है। दर्जनों हमने मिसाइलें टेस्ट कर ली, एयरक्राफ्ट कैरियर बनाए, एलसीए बनाए, एलसीएच बनाए। मुझे बताइए, जब ये मुद्दे जमीन पे हैं, 54 करोड़ लोग का इंश्योरेंस, आज आप कोई भी मुद्दा खड़ा करिए, किसी भी मुद्दे को खूब तड़का लगा के बुनाइएगा बुनाइएगा बुनाइएगा, क्या मैं इन सब चीजों को नकार के आपके बनाए हुए मुद्दे पे वोट दूंगा? आंसर है नहीं दूंगा, क्योंकि डेवलपमेंट जो घर घर आ गई है, उस डेवलपमेंट को खत्म करके मुद्दों पे चुनाव लड़ने का समय निकल गया है। ये हमारे कांग्रेस के मित्र और अपोजिशन के मित्र नहीं समझ पा रहे। सोच रहे कुलदीप सेंगर पे चुनाव जीत जाए, रेवन्ना पे चुनाव जीत जाए, कहीं कुछ कांड हो गए मोदी जी के सर पे मंडे चुनाव जीत जाए। भाई, जिसके घर में जिसकी जिंदगी बदल गई है, वो आपके मुद्दों से प्रभावित नहीं होगा। आपको काम करके दिखाना पड़ेगा मोदी जी से बड़ा, और अगर मोदी जी को हराना है, उनसे बड़ा डेवलपमेंट का एजेंडा और उनसे बड़ा हिंदुत्व का एजेंडा लाना पड़ेगा, अन्यथा कोई चांस नहीं है। चुनावी हिंदुओं के लिए राजनीति के द्वार खत्म हो गए सर, ये मेरा मानना है। अजय जी के पास सवाल लेकर के आऊं। दो ऐसी चीजें नहीं हैं जिसके बारे में ये था कि ये तो संभव हिंदुस्तान में है ही नहीं। एक डिजिटल ट्रांजैक्शन, हिंदू दुनिया भर में जितना डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है 40% अकेले हिंदुस्तान में होता है, और दुनिया के तमाम देशों के लिए यह अपने आप एक नज़ीर है और करिश्मे से कम नहीं है। दूसरा डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। 50 करोड़ से ज़्यादा जनधन खाते खुले, और नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि जब मेरी सरकार आई थी इस देश में 13 करोड़ जनधन खाते थे, आज 50 करोड़ से ऊपर हैं। और दावा सरकार का ये है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से 2.5 लाख करोड़ रुपए जो लीकेज था उसको हमने रोका है। और ये दोनों चीज़ें जो हैं वो जिन लोगों तक पहुंच रही हैं, उसका बेनिफिट ले रहे हैं, जाहिर है उनका एक लगाव नरेंद्र मोदी के साथ होगा। तो सरकार की कल्याणकारी योजनाएं जो सुमित कह रहे हैं, चाहे राशन का हो, मकान का हो, शौचालय का हो, बिजली का हो, आयुष्मान योजना का हो, ये एक बड़ा वोट बैंक तैयार किया हुआ है। दूसरा, नरेंद्र मोदी ने कई मोर्चों पर जो काम किया, जैसा डिफेंस है या हिंदुस्तान की इमेज दुनिया में बढ़ानी है, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, अभी स्टार्टअप की बात सुमित कर रहे थे, अब वो 1.25 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप्स आज की तारीख में हिंदुस्तान में हैं। यूनिकॉर्न चाइना के बाद दूसरा ऐसा बड़ा देश है जहाँ यूनिकॉर्न की संख्या अब बढ़ी होगी है। तो ये सारी चीज़ें भी कई अलग अलग वर्टिकल्स आपको दिखते हैं नरेंद्र मोदी की सरकार के दौरान हिंदुस्तान के विकास के, और उसके साथ साथ सांस्कृतिक जो विरासत और ऐतिहासिक विरासत हिंदुस्तान की रही है उसको वो आगे बढ़ा रहे हैं। तो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था और हिंदुस्तान की अपनी जो पहचान है, जो गौरवशाली इतिहास रहा है, संपन्न सांस्कृतिक विरासत रही है, ये दोनों चीज़ें साथ साथ लेकर के चल रहे हैं। और सुमित सही कह रहे हैं कि जब कभी भी आप किसी नायक को चुनेंगे तो नरेंद्र मोदी के समानांतर या उससे आगे जब तक वो दिखता नहीं है तब तक आप उसको विकल्प के तौर पर अपनाएंगे नहीं। अजय जी, अब मैं आपके पास आता हूँ। नरेंद्र मोदी ने क्या वाकई अपने आप को एक ऐसे मानक के तौर पर देश में रखा है कि हर राजनेता को, हर दल को वहां आकर के उसके समानांतर, जब तक चाहे वो पार्टी की मशीनरी हो, सरकार की मशीनरी हो, नरेंद्र मोदी के जरिए, मैंने उस तरह के लीडरशिप के जरिए डिलीवर करने का मामला हो, अब आदमी जो है वो स्वतंत्र रूप से निर्णय करता है कि हाँ ये मेरे देश के लिए अच्छा है या नहीं है। तो वो ज़ाती तौर पर अपने फ़ायदे से कहीं ज़्यादा प्रायोरिटी अब वो नेशनल इंटरेस्ट को दे रहा है। क्या इसके कारण भी नरेंद्र मोदी का विकल्प नहीं है, या फिर अगर कोई विकल्प आएगा तो इसी तरह के विकल्प पर आदमी जाके ठहरेगा जो नरेंद्र मोदी की तरह का ही हो? बिल्कुल, मैं यहाँ जो आपकी बात से तो बिल्कुल सहमत हूँ ही, और साथ ही साथ मैं उसमें और भी कोलैबोरेट करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने जो मुकाम अपना व्यक्तित्व बनाया है, वो ये जो अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे जी। थे वो तो अपनी जगह पर है ही है, वो तो दिख ही रहा है और वो बिकेगा, वो मैं सर्टेन हूँ उस बात को लेकर के। लेकिन जो जो बड़ा सटल वे में दिख रहा है और लोगों को उसकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा है, बड़े-बड़े नैरेटिव्स बन रहे हैं और बड़े-बड़े टिप्पणीकार भी इन चीज़ों को समझ और देख पा रहे हैं या नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रही बात, वो ये कि नरेंद्र मोदी जी का जो व्यक्तित्व है एक इस लेवल पर है जो बिल्कुल एक योगी की तरह है। और ये हमारे हिंदुस्तान की प्रकृति ये रही है राणा भाई, कि हम खुद कितने ईमानदार हैं और बेईमान हैं ये हमारे लिए मैटर नहीं करता है, लेकिन हम सामने जिसको अपना आइडल के रूप में देखते हैं वो काफ़ी ईमानदार होना चाहिए, उसकी इंटीग्रिटी इंटैक्ट होनी चाहिए। और वो इंटीग्रिटी जो नरेंद्र मोदी जी
का दिख रहा है लोगों में, ये अपने आप में अजूबा है। और आप किधर भी किसी भी लीडर को देख लीजिए, लेकिन आज की तारीख में वो अनपैरेलल है, उसको आप बीट नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात कि नेशनल प्राइड देखिए, नेहरू जी के समय से ही आज़ादी का आंदोलन हुआ, उसमें सब कुछ हुआ, बहुत बातें हुई, उसकी तो चर्चा भी हो नहीं रही, लेकिन नेशन की प्राइड की बात तब हुआ करती थी। और लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ और उसके बाद जो बहुत लोगों को काफ़ी दुख हुआ और तकलीफ हुआ, वो सब तो अपनी जगह पर हुआ, लेकिन बाद में फिर भी नेशन की प्राइड की बात आई, लेकिन गरीबी की बात ज़्यादा होने लगी। जो बॉम्बे प्लान अभी उस समय में लाया गया था, उसको उस तरह से तरजीह नहीं मिला, तो वो एक तरह से वो जो रशियन मॉडल है, उस तरह हमारे यहाँ 5 ईयर प्लान शुरू हुआ। तो पहला 5 ईयर प्लान जो है वो यंग लोगों को तो पता नहीं होगा, लेकिन जो पहले से जानकार लोग हैं उन्हें पता होगा कि वो एग्रीकल्चर बेस्ड था। एग्रीकल्चर के कंटेक्स्ट में ही वो पूरा का पूरा इम्फेसिस था। 5 साल क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ठीक है, होता गया, कुछ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, वो भी मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो इतना धीमा था। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद भारत दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्री में से एक था। ये शायद लोगों को सुनकर के अजूबा लगेगा, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद एशिया तो बिल्कुल तबाह हो चुका था और यूरोप तबाह हो चुका था। अब और इंग्लैंड की जो ताकत थी वो सब भारत की ताकत थी। कैपिटल यहाँ से जाता था, रिसोर्सेस यहाँ से जाते थे, मैन पावर यहाँ से जाता था। कहा जाता है ना कि जो उनका सूरज कभी डूबता नहीं था, उनका सूरज नहीं डूबता था, ऐसी बात नहीं है, हमारी वजह से उनका सूरज नहीं डूबता था। तो ये सब चीजें तो थी, ये सब कभी प्राइड में नहीं आया। लेकिन आज इन सब चीजों और प्लस हमारा जो हमारी संस्कृति, उसमें धर्म की बात लोग करें या ना करें, हमारी संस्कृति के प्रति तो प्राइड कितना था नहीं था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद वो भी एक जो सेक्टर है, वो जो अभी सुमित जी भी कह रहे थे, आप भी कह रहे थे, कि वो लोग देख रहे हैं, भले ही कोई कितने धर्म परायण हो, पूजा करते हो, पाठ करते हो, नहीं करते हो, क्योंकि वो लिबर्टी तो सनातन धर्म में है ही है कि आप भगवान को प्रणाम करें, भगवान की पूजा करें तो ही सनातन, ना करें तो सनातन, तो वो सब तो लिबर्टी है ही। तो इससे लोग काफी प्रभावित हैं, वो भी एक मसला है। एक उधर विकास, इधर नेशनल प्राइड, उधर जो उनका अपना व्यक्तित्व एकदम योगी नुमा, न परिवार, न कुछ, न किसी को देना है, न किसी से कुछ लेना है। तो इन सब चीजों ने मिल करके उनको इतना बड़ा टावरिंग पर्सनालिटी बना दिया है। और वो ग्लोबल पर्सपेक्टिव में भी कोई ऐसा नेता आपको नहीं मिलेगा जो इस तरह का है। तो मुझे लगता है कि जब तक नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ते रहेंगे, तब तक अपोजिशन पार्टियों के लिए काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी के होने से ही एनडीए और बीजेपी के पास एक अ, जीत का बड़ा फैक्टर है। यानी कि अगर आप आश्वस्त हैं कि भारत का जनादेश आपके हक में आएगा, तो उसका एक बड़ा कारण नरेंद्र मोदी हैं। सुमित, एक लेकिन सवाल है, भारत जैसे लोकतंत्र में आप सवालों से बाहर नहीं जा सकते हैं। नरेंद्र मोदी चाहे जितने बड़े नेता हों, लेकिन विपक्ष कहता है कि बेरोजगारी एक बड़ा मसला है, महंगाई एक बड़ा मसला है, देश में समाज में विभाजन की स्थितियां जो हैं एक बड़ा मसला है। और एक जनमत जो है, वह जनादेश जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ जाता है, उसमें इसका भी अपना कुछ न कुछ रोल होता होगा। आपको लगता है कि विपक्ष जिस तरीके से इन तमाम मुद्दों को उठाया है, वो इतने ताकतवर नहीं हैं कि नरेंद्र मोदी के ज़रिए जो हिंदुस्तान को खड़ा करने और आगे फिर बड़ा करने की तैयारी है, उसके मुकाबले वो मतलब उससे बड़ा हो पाएँ? जी, ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा सर। देखिए, सबसे पहले अगर कोई भी आरोप लगता है, अगर उसमें तथ्य और तर्क नहीं होंगे तो वो तो गैस का गुब्बारा है, वैसे ही पिन चुभाएंगे तो फूट जाएगा। हमारे विपक्ष के जो मित्र हैं, ये अपना होमवर्क नहीं करते। मैं आपको कुछ अब तथ्यों के साथ बताता हूँ। आज की अगर आप इन्फ्लेशन देखेंगे 4.63% है। 4 पॉइंट आज का आंकड़ा, इस महीने का आंकड़ा बता रहा हूँ। यही मैं 13 नवंबर 2013 का इन्फ्लेशन चेक करिए, 24.5% थी मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में। और ये जो 4% से नीचे अगर आपकी इन्फ्लेशन गई, वो डिफ्लेशन का स्टेज होता, आपकी इंडस्ट्री वगैरह प्रॉफिटेबल नहीं होती। 3 से 4% इन्फ्लेशन ज़रूरी होता फॉर इकोनॉमी टू बी हेल्दी। ये इकोनॉमिक आंकड़ा। तो भाई ये जो महंगाई कर रहे हैं, पहले तो ये बता दें। दूसरी बात, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट करीब 6% का है, 6-6.5% का है। ये 19% तक गया था, अब 6% है। 6% से कम होना चाहिए, मैं मानता हूँ, पर 6% है। पर ऐसा नहीं है कि तब 6 था आज 60 हो गया, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो 6% के आसपास ये रहा है।
और अगर आप देखें इन्फ्लेशन की जहाँ तक बात आती है, वर्ल्ड बैंक ने एक डाटा जारी किया था पंडित नेहरू से लेके आपके मोदी जी तक, और उस डाटा के अनुसार सर सबसे कम इन्फ्लेशन जो है वो मोदी जी के टेन्योर में हो। ये वर्ल्ड बैंक कहता है, मैं नहीं कहता, वर्ल्ड बैंक का जारी किया हुआ डाटा है। तो पहले ये बात करें। अब ये कह रहे जी रोजगार नहीं है, काम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो भाई एक बात बता दो, तुम बड़े पढ़े लिखे हो, तुम्हारे प्रधानमंत्री जी बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। 1.8 ट्रिलियन डॉलर का जीडीपी था जब मनमोहन सिंह जी ने छोड़ा सर। आज 4.1 ट्रिलियन डॉलर का जीडीपी है साहब, लगभग दुगना हो गया। दुगना कहाँ से हो गया? एलियन मार्स से आ गए, सैटर्न से आ गए, जुपिटर से आ गए, क्या कहाँ से हो गया जुगनू? अब दूसरा मापदंड होता है इकोनॉमी का परचेज पावर पैरिटी। परचेज पावर पैरिटी में आपके रुपये में खरीदने की ताकत कितनी है। आपका जीडीपी 14.75 ट्रिलियन डॉलर है, आप दुनिया में ऑलरेडी नंबर 3 हो, आप दुनिया में नंबर 5 इकोनॉमी और नंबर 3 बनने वाले हो। और यही मैं आपको याद दिला दूं, ये चिदम्बरम साहब थे सर हमारे वित्त मंत्री, उन्होंने एक बार पार्लियामेंट में कहा जब वो नंबर 11वें पे आ गए थे, तब बहुत बड़ा अचीवमेंट है, अगर यूपीए की सरकार रही तो भैया 30 दशकों में, 3 डेकेड्स में हम नंबर 5 तक आ सकते हैं। वही काम मोदी जी ने 9 साल में करके दिखा दिया, और इनको लग रही है मिर्ची, ये 9 साल में कैसे हो गया। अगर जीडीपी बढ़ रहा है, अगर पीपी बढ़ रहा है, अगर आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 670 बिलियन डॉलर है जो 300 बिलियन डॉलर के आसपास होता था, आपका एक्सपोर्ट 300 बिलियन डॉलर होता था, अब 800 बिलियन डॉलर के आसपास है, राइट। तो ये जो चीज़ आपने ऑल टाइम हाई सोने के रिजर्व ले लिए, आज भी अपने 100 टन सोना जो हमारा लंदन में था, इंग्लैंड में था, हमने आज मंगा दिया। आप जितने भी माइक्रो इकोनॉमी के पैरामीटर्स अगर आप उसमें देखें, तो अगर देश में बेरोजगारी है, देश में कुछ नहीं हो रहा, देश में त्रासदी है, तो ये चीज़ कैसे हो रही है। अब एग्रीकल्चर की बात करना सर ज़रूरी है। आज आप दुनिया में 40% फूड ग्रेन को कंट्रोल करते हैं, 40% दुनिया का खाना भारत से जाता है। भारत ने पीछे वीट पे एक्सपोर्ट बंद कर दिया था, खोल दिया, कल परसों खबर आई है, खोल दिया है। 40% आप दुनिया का खाना उगाते हो, तो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में डिस्ट्रेस है तो हम 40% दुनिया का खाना कैसे उगा पा रहे। चाइना जैसी कंट्री जो अपना आधे से ज़्यादा खाना इंपोर्ट करती है, और दुनिया में 40% लोगों को खाना हम देते हैं। दवाइयों की बात करूँ साहब, 203 कंट्रियों में हम दवाइयाँ देते हैं साहब, हम दवाइयाँ देते हैं। और सबसे बड़ा मार्केट सर कौन सा है? सबसे बड़ा मार्केट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, 33% हमारा मार्केट शेयर है वहाँ। जो वहाँ आदमी सबसे वहाँ किलर डिजीज़ है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, उसकी सारी दवाई भारत से जाती है। अमेरिका में अगर कोई हृदय रोग से ग्रस्त नहीं हो रहा, मर नहीं रहा, भारत से दवाई जा रही, क्यों? हमारी दवाई अफोर्डेबल है। आज अफ्रीका में से एड्स खत्म हो गया, कैसे हो गया? हमारी दवाइयों से। आज कई सारे घातक रोग दुनिया में खत्म हो गए, कैसे हो गए? हमारी दवाइयों से। जन औषधि की 1 लाख से ज़्यादा दुकानें हमने खोल दी, अफ्रीका में 35,000 से ज़्यादा दुकानें खोल दी। 1/10 कीमत पे दवाई हमारे भारतवासियों को मिलती है। किसी भी मिडिल क्लास परिवार की बात करें सर, 5-10 हज़ार की दवाई आती है, डायबिटीज़, थायराइड, बीपी हर एक घर में है। वो दवाई जो 10-15 हज़ार की आती है, वो 1000-1500 में आ रही है, तो 1500 इंटू 12 कर लीजिए, 2.5 लाख रुपए तो यहाँ बच गए मध्यम वर्गीय परिवारों के, लोअर मिडिल क्लास परिवारों को। ये किसी को नहीं दिखता। आज अपने यहाँ आटे की कीमत देखिए, पाकिस्तान में आटे की कीमत देखिए, पाकिस्तान से कंपेयर नहीं करना चाहिए। यहाँ देख लीजिए, लेबनान में देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, टर्की में देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, अमेरिका में देख लीजिए, चलिए फ्रांस में देख लीजिए, कहाँ से कंपेयर करना चाहेंगे? अपने आप के मोबाइल देखिए, जो दुनिया में सबसे सस्ता है, सबसे सस्ते दर हमारे यहाँ है। और 5G का रोल आउट हमने अमेरिका से ज़्यादा किया, अमेरिका से फास्ट किया। अपना 6G बना रहे सर। अगर ये उपलब्धियां नहीं है तो क्या कुलदीप सेंगर ने क्या किया जिसके कारण वो जेल में सड़ रहा है, उसको मुद्दा बना के मोदी को अगर हटाएंगे तो जो अब छोटे छोटे मुद्दे जो हैं वो राष्ट्रीय मुद्दे नहीं हो सकते हैं, चुनावों को वो प्रभावित नहीं कर सकते हैं। एक बड़ी अच्छी बात सुमित ने कही कि दुनिया में जो फूड ग्रेन से अनाज, वो जो सप्लाई चेन होता है, उसमें भारत का कंट्रीब्यूशन लगातार बढ़ता चला गया है। 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। उस अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे लिंडन जॉनसन। भारत की फ़ौज जो है वो लाहौर तक पहुंच गई। लिंडन जॉनसन की नींद उड़ गई कि पाकिस्तान मेरा अपना देश है, मेरा पिट्ठू है, वहाँ कैसे हिंदुस्तान की फ़ौज पहुँच गई। तो उन्होंने शास्त्री जी को फ़ोन किया कि जो हम लाल गेहूँ तुम लोगों को भेजते हैं खाने के लिए, वो बंद कर देंगे, फ़ौज को बाहर ले आओ। शास्त्री जी ने रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली की। उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों से कहा कि हफ्ते में एक शाम का भोजन हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन हम अमेरिका की इस धमकी के आगे नहीं आएंगे। वो एक दौर था जब हिंदुस्तान को, जो वहाँ जानवरों के खाने का अनाज था गेहूँ, वो हिंदुस्तान को अमेरिका भेजता था, एक दौर। आज की तारीख में जैसे यूक्रेन का युद्ध हुआ और हिंदुस्तान ने गेहूँ की सप्लाई रोकी, तो अमेरिका की नींद उड़ गई कि ये सप्लाई चेन पूरा दुनिया का जो है ध्वस्त हो जाएगा, हिंदुस्तान को गेहूँ की सप्लाई नहीं रोकनी चाहिए।
ये स्थितियाँ यहाँ आकर के बदल गई हैं कि जो आंख दिखाने वाला देश था आज आपके सामने हाथ जोड़ता है कि सप्लाई चेन ऑन करो, ये गेहूं जो है दुनिया में भेजो। ये स्थितियां हैं और हिंदुस्तान ने तरक्की की है और इसमें भारत की जितनी भी सरकारें नहीं हैं उसका रोल रहा होगा। नरेंद्र मोदी ने उस रफ्तार को बहुत तेज़ी से बढ़ाया और समानांतर कई तरह की चीज़ों को एक साथ आगे बढ़ाया। ये जो इन पैरेलल या इम्बैलेंस ग्रोथ होता है उससे नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान को बाहर निकाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब कभी समय नरेंद्र मोदी के कालखंड का निर्णय करेगा, उसका आकलन करेगा, तो इस कालखंड को आप इसी तरीके से देखेंगे हमेशा। आखिरी सवाल है जी आपसे, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 2047 में विकसित भारत, 2024 से 29 का जो कालखंड है वो 2047 की नींव होगा। ये क्या रोड मैप है जो 2047 के लिए जाएगा? वो दिख रहा है, चूँकि अभी तो बहुत कुछ उन्होंने बताया नहीं है लोगों के बीच, लेकिन जो इसे समझने की चेष्टा करेगा, तो उसे समझ में आएगा कि किस तरह से भारत प्लान कर रहा है आगे बढ़ने का और क्या रोड मैप है। रोड मैप बहुत कुछ ऑलरेडी मोदी जी का मतलब एक सबसे बड़ी बात ये है कि वो अपनी बातों को रख तो देते हैं, लेकिन इतने सटल तरीके से रखते हैं कि लोगों को समझ में आती नहीं है बात। वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर, अब देखिए हमारे यहाँ से जितने, अब जो हम लोग अपना एक्सपोर्ट हब बनाने की तैयारी कर रहे हैं, सारे जो मैन्युफैक्चरिंग होंगे पूरी दुनिया के, आज जो चाइना में हो रहा है वो हमारी चेष्टा है कि वो वहाँ अपनी जो भी स्थिति हो वो सब हमारे यहाँ आ जाए और उससे बढ़े। तो जब भी जो हमारा जो एक्सचेंज वाला, फॉरेन एक्सचेंज का जो मसला है और जो फास्टेस्ट तरीके से हम कम्युनिकेट वो अपना ट्रांसपोर्टेशन कर पाएंगे, उसके कॉस्ट को अगर हम रिड्यूस कर लें, जिसकी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से चल रही है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, तो आप देखेंगे कि ये सब चीज़ें आने वाले समय में, ये तो फाउंडेशन है। फाउंडेशन के बाद जो महल तैयार हम लोग या अपना घर करते हैं तो उसी पर आधारित होता है। अभी तक तो फाउंडेशन ही नहीं बना था और ये फाउंडेशन और हर एक सेक्टर में बना रहे हैं। वो फाइनेंशियल सेक्टर हो, सुमित भाई आप समझ ही रहे हैं, या फिर जो टेक्नोलॉजी का सेक्टर हो, डिफेंस का सेक्टर हो। देखिए कितना, अगर आपको दुनिया में अपनी बातों को रख करके वजन के साथ बताना है और दुनिया माने, तो उसके लिए आपको मिलिटरीली भी पावरफुल होना पड़ेगा, इकोनॉमिकली भी पावरफुल होना पड़ेगा। इस बात को हम लोग पहले नहीं समझ पाते थे। पहले तो स्थिति ये थी कि हम लोग बॉर्डर के रोड को बनाते इसलिए नहीं थे कि उधर से सैनिक आ जाएंगे, उनके लिए आसान होगा, वो गाड़ी लेकर के हमारे सीधे देश में इंटर कर जाएंगे चाइना वाले। तो लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कितना इंपॉर्टेंट है इस बात को इन्होंने समझा, और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों, डिजिटल और जो फिजिकल एंड फाइनेंशियल, वो डिजिटल में फाइनेंशियल भी आ जाता है, वो सब हो रहा है। और बैंकिंग सेक्टर आप देखिए, बैंकिंग सेक्टर की जो हालत थी और जो दुर्दशा थी, वो तो कैसे इन्होंने उसको, जो एनपीएस हो जाया करता था, नॉन प्रोडक्टिव जो हम लोगों का जो लोन वगैरह होता था, वो उसको तो इन्होंने ऑलमोस्ट करीब खत्म ही कर दिया। राहुल गांधी ने पूरे कैंपेन में कहा कि 22 लोगों को 16 लाख करोड़ इन्होंने राइट ऑफ कर दिए, किसानों के पैसे कर्जे नहीं माफ हुए, देश में बाकी लोगों के बारे में कोई विचार नहीं किया, लेकिन 22 लोगों के 16 लाख करोड़ राइट ऑफ कर दिए। ये कि एनपीए का जिक्र आया, और ये कितना सही है? देखिए इसमें मैं दो चीजें बोलूंगा सर। जब मोदी जी आए तो बैंकों का ऑडिट किया सर, तो 14.5% एनपीए था तब। 20,000 करोड़ पहले देखा, जब ढंग से ऑडिट कराएगा तो 80,000 करोड़। तो जब हम कहते हैं ना फ्रेजाइल 5 पे, 80,000 करोड़ हमारे बैंक नीचे थे विद 14.5 एनपीए, 14.5%। आज वो 4.5% से कम आ गया। उन्हीं बैंकों में आज 1 लाख करोड़ का प्रॉफिट है। तो और अगर वो मोदी जी तब डिक्लेयर करते तो इंडिया की स्टोरी वहीं खत्म होती, कोई यहाँ इन्वेस्टमेंट करने नहीं आता। तो मोदी जी ने पूरा रिस्क लिया और अपनी पॉलिटिकल साख को दाव पे लगाया, पर ये चीज बाहर जानी नहीं। देखो जेटली जी ने ये मतलब सुझाव दिया था कि आप इसको डिक्लेयर कर दो। उसने कहा भाई अगर मैं डिक्लेयर करूंगा तो भारत खत्म, स्टोरी खत्म। तो उन्होंने पूरा रिस्क अपने पे लिया, कहा कोई बात नहीं, मैं रिस्क लेके इसको चलता हूँ। आपको याद होगा जब वो आए थे तभी ये कांग्रेस वाले ने इकोनॉमी नहीं चलानी थी, इकोनॉमी, उन्हें पता नहीं इकोनॉमी का बंटाधार किया था। जैसे मनमोहन सिंह जी हर ऑयल कंपनी को हजारों करोड़ के वो पेट्रोल बॉन्ड देके गए थे। अगर मोदी जी उनके पैसे ना दे, आज इंडियन ऑयल के, भारत पेट्रोलियम के हर कोई बैंकरप्ट होता। 100 रुपए के आपको 500 रुपए तेल नहीं मिलता। तो वो व्यवस्था तो पूरी करके थे, बैंक खत्म थे, ऑयल कंपनियां खत्म थी। चाइना से एमओयू हमने साइन कर रखा था, राहुल जी ने खुद जाके साइन कर रखा था शी जिनपिंग के साथ। इस परिस्थिति से मोदी जी ने लिया। अब ये जो बातें करते हैं टेक्निकल टर्म, एक होता है कि आपने बैंक का पैसा देना,
1000 करोड़, मैं बैंक हूं, मैं अपने बैलेंस शीट में इसको राइट ऑफ करूंगा, पर आपको मैंने माफ नहीं किया सर, आप पे लीगल कार्रवाई जारी है, आपसे पैसे वसूल के राइट ऑफ बैलेंस शीट पे होता, माफी नहीं होती। ये उसको भुना रहे हैं, ये अंग्रेजी के वर्ड को भुना भुना के लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। अब विजय माल्या से सारे पैसे वसूल नहीं किए गए, बिल्कुल किए गए, बैंक ने तो वो भी राइट ऑफ किया था, फिर विजय माल्या से किस बात की वसूली हो रही है? ये जो ईडी के पास 1,25,000 करोड़ रुपए, ये कौन से फिर तो बैंक ने वसूल कर दिया। ये राहुल गांधी ये क्यों नहीं कह रहे कि तुम्हारे टेन्योर में 6,000 करोड़ ईडी ने प्रॉपर्टी जब्त की थी, अभी 1,30,000 करोड़ की प्रॉपर्टी ईडी ने जब्त की है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी आपके साथ या किसी और न्यूज चैनल के साथ ही कह रहे थे, मैं तो लीगल प्रावधान बना रहा हूं, इसको गरीबों में कैसा बांटा जाए, 1,30,000 करोड़। इस पर राहुल गांधी तो टिप्पणी नहीं करते। राइट ऑफ और कर्ज माफी दो अलग अलग चीजें। राइट ऑफ होता है बैलेंस शीट से, कर्ज माफी होता है आपको लेटर देते, राणा जी आपने 1,000 करोड़ नहीं देना, किसको वो लेटर मिली दिखा दे, 5 लेटर निकाल दे राहुल गांधी, किसको लेटर मिली है तुम्हें अब बैंक का पैसा नहीं देना, बैंक बैलेंस शीट में से राइट ऑफ कर सकता है, पर आपको लीगल तरीके से, लीगल प्रक्रिया से तब भी पैसा देना है और आपसे वसूली की जाएगी। ये जो बैंकों ने एनपीए 14.5% से 4.5% के नीचे लाए, ये कौन सा जादू हो गया राहुल भैया, ये बता दो, समझा दो। ये वही वाली बात है, चाइना हमारे 20,000 किलोमीटर खा गया, मैं थक गया, मर गया कहते कहते, मैंने कहा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बता दो राहुल भैया, हम भी थोड़ा जानकारी कर लेंगे, दुनिया में जितने बुद्धिजीवी है सबको थोड़ी उनकी ना जानकारी बढ़ जाएगी। पर आज तक न किसी कांग्रेस के प्रवक्ता ने, न श्रीमान राहुल गांधी जी ने वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बता दिया। दो छोटी सी चीजें बता देते तो हमारे लिए कितना आसान होता, हम बैक पे जाते और देखते ये 20,000 किलोमीटर का एरिया कहाँ है। मुझे लगता है सर सैटर्न पे है, अर्थ पे तो नहीं है। अब आखिरी सवाल है, लास्ट फेज के इलेक्शंस हैं हिंदुस्तान में। ये माना जाता रहा है कि जब कभी भी कोई सरकार बहुमत की होती है, मजबूत होती है, फैसले उसके जो होते हैं निर्णायक होते हैं, देश हित में होते हैं। कुछ लोगों की राय में होता है कि नहीं, जब गठबंधन की सरकार होती है तो सरकार जो है वो एक सीमा में रहती है और वो नियंत्रित तरीके से देश के बारे में सोचती है। अभी जो नतीजे आएंगे वो किस तरह के आएंगे? एनडीए आपस में गठबंधन करके ही बहुमत तक जाएगा या फिर जो इंडिया अलायंस है वो बहुमत में आएगा? आखिरी दौर का मतलब 90% है तो लाजमी है कि फैसला तो लोगों ने लॉक कर दिया है। 1 मिनट आपके पास, 1 मिनट आपके पास। राणा जी मेरा ये मत है, जो भाजपा होगी 310 से 330 के बीच अकेली आएगी, एनडीए की 40 से 45 सीटें और जोड़िए तो 370 के आसपास का आंकड़ा मेरा है, क्योंकि मोदी जी चाहेंगे कि उनके पास निर्णायक मैंडेट हो, लास्ट टाइम से ज्यादा हो, ताकि जितने भी लोग चिल्ला रहे हैं, अभी चीख रहे हैं कि भाई मोदी जी को सपोर्ट नहीं मिला, वो उनको जवाब देना चाहते हैं। लास्ट टाइम से प्रबल मैंडेट मिला है, मोदी के नाम पे मिला, मोदी की गारंटी पे मिला। सिचुएशन ये है सर कि राहुल गांधी कहते हैं मैं तुम्हारे अकाउंट में टकाटक लाख रुपए डालूंगा, लोग कह रहे फटाफट फटाफट फटाफट, मोदी की गारंटी बहुत है, तेरा टकाटक नहीं चल रहा। 315 से 330 मेरा आकलन है, मैंने बताया भी था। और भाजपा का खुद का भाजपा वो मेजोरिटी में इस 315 से 325 वो कहीं भी बीच में आ सकती है। अगर उससे कुछ अधिक चला जाए तो वो हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता है किसी भी सूरत में, ये तो पक्की बात है। एनडीए खेमे को अगर ले लें साथ में तो मेरा मानना है कि कुछ और उसमें जुटेंगे जरूर, और वो जुट करके 365-70 के आसपास तक आना चाहिए। देश में बहुत सारे सोशोलॉजिस्ट हैं और राजनीति के पंडित हैं, उनकी भी जानकारी सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। उनकी राय ये है कि इस बार बीजेपी 220-230 के आसपास सिमटेगी। एनडीए की सरकार बन सकती है, लेकिन इस बार बीजेपी का जो परफॉर्मेंस होगा उम्मीदों से बहुत अलग हट करके होगा। लेकिन हमारे दोनों मेहमानों की राय जो है वो बिल्कुल अलग है और ज़्यादातर सोशोलॉजिस्ट जो हैं वो कमोबेश ऐसी ही राय रख रहे हैं। लेकिन एक धड़ा जो है पत्रकारों का भी, राजनीति के पंडितों का भी, वो मानता है कि इस बार नरेंद्र मोदी की राह आसान नहीं है। फिलहाल वो कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक पर हैं और 1 तारीख की शाम तक वो वहीं ध्यानमग्न रहेंगे। हिंदुस्तान की राजनीति में उस ध्यान की चर्चा ज़्यादा है, उस ध्यान के चलते कुछ लोगों का ध्यान बहुत भटका हुआ है और बहुत बेचैनी है, यह भी अपने आप में बड़ा सच है। लेकिन 4 तारीख को जब हिंदुस्तान की जनता ने जो निर्णय दिया है वो सामने आएगा, फिर ये तय होगा कि नरेंद्र मोदी के साथ हिंदुस्तान किस तरीके से और कितनी दूर तक चल रहा है। तो अब दीजिए हम लोग को विदा, नमस्कार।